नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण भी पूरा हो गया। मंगलवार को वोट पड़ गए 93 सीटों के लिए। कुल मिलाकर 543 में से 283 सीट्स के लिए मतदान हो चुका है। अब एक बात जो लगातार कही जा रही है, दो चरणों के बाद, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद भी कही गई कि एक तरह की उदासीनता है। कोई कह रहा कोई मुद्दा नहीं है, कोई कह रहा है लोगों में उत्साह नहीं है, कोई कह रहा है इनका कैडर नहीं निकला, कोई कह रहा है उनका मतदाता नहीं निकला। इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, राजनीति में सफलता के लिए तीन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। एक है करेज, साहस, और दूसरा है कन्विक्शन, और तीसरी चीज़ है क्रेडिबिलिटी। अगर ये तीनों हों किसी नेता में, किसी संगठन में, तो उसको सफलता मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। जो इस समय जो पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, उसमें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। अब क्यों उदासीनता है? मैंने जितने चुनाव देखे हैं, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें लोग ये कन्विंस्ड हैं, ये मान चुके हैं कि नतीजा क्या आएगा। नतीजे के बारे में उनके मन में कोई उत्सुकता नहीं है। उसको लेकर कोई जो है रहस्य नहीं है कि कौन जीतेगा। ये जो चुनाव में बना रहता है आखिरी मिनट तक, चुनाव का नतीजा आने तक, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भी जीत सकते हैं, ये भी जीत सकते हैं। इस तरह की स्थिति इस चुनाव में है ही नहीं। इस चुनाव में बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये उसके विरोधी भी मानते हैं। उसके विरोधी केवल उसकी सीटें घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके विरोधी अभी तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक माइंड गेम खेला। 400 पार का नारा दिया एनडीए के लिए, 370 का दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आप सोचिए कि 370 ही क्यों बोला? वो 360 भी बोल सकते थे, 380 भी बोल सकते थे, 350 भी बोल सकते थे। 303 सीटें आई थी पिछली बार। 370 बोलकर वो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का जो है उसकी याद दिलाना चाहते थे, उससे लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे। 400 पार का नारा दिया, अयोध्या में राम मंदिर बना, तो उसका बम्पर असर होना चाहिए। उसके लिए अगर हिंदू जागरण हुआ है तो उसका असर चुनाव नतीजों में दिखना चाहिए। अब ये उनका नारा कितना सफल होगा कितना असफल होगा, इस पर मैं आज बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने मतदाता के मन में एक बात डाल दी कि दरअसल वो अगर 370 कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। विपक्ष के पास ऐसा कोई नैरेटिव है नहीं। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। हो सकता है ना पार कर पाए, लेकिन विपक्ष ये नहीं बोल रहा है कि उसकी कितनी सीटें आएंगी। अगर कांग्रेस पार्टी को उसके रणनीतिकारों ने ये समझाया होता कि कोई तो एक जो है हुक होना चाहिए, कोई जैसे जर्नलिज्म में कहा जाता है एक न्यूज़ पेग, मतलब एक खूंटी, कपड़ा टांगने के लिए जैसे खूंटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही खबर को टांगने के लिए एक खूंटी की ज़रूरत होती है। एक न्यूज़ पेग होता है, जो नई खबर है उसके इर्द गिर्द आप पूरी खबर को बुनते हैं। तो उस तरह का कुछ है नहीं। वो कर सकती थी 206 का आंकड़ा देकर। 1991 के बाद से कांग्रेस की बेस्ट परफॉर्मेंस जो रही है वो है 206 की, जो 2009 में मिली थी, 2009 में। 206 पार अगर कांग्रेस पार्टी बोलती तो याद दिलाती कि हमको आप इतना समर्थन दे चुके हैं। इससे बहुत पुरानी बात 84 की बात करेगी कांग्रेस तो लोगों को याद नहीं आएगा। उसकी परिस्थितियां भी अलग थी। अगर वो याद आएगा तो उसकी परिस्थितियां भी याद आएंगी, और वो किन कारणों से आया ये भी याद आएगा। तो उसमें रिस्क है। तो कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, कन्विक्शन नहीं है कि 206 आ जाएंगी। आएंगी नहीं आएंगी वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 206 आने का कन्विक्शन नहीं है, यानी 200 पार करने का कन्विक्शन ही नहीं। तो कन्विक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी बनती है दो तरीके से। एक, आपने परफॉर्म किया हो, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही हो, आपने डिलीवर किया हो, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। दूसरा, आपकी बातों से भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपने
6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले या पिछले चुनाव के समय जो बात कही थी, देखिए वो सब सही साबित हुई। और जो आप बात कहते हैं वो आप ऐसे इनपुट के आधार पर कहते हैं, ऐसी जानकारी के आधार पर कहते हैं जो सच्चाई के करीब होती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि करेज, कन्विक्शन और क्रेडिबिलिटी तीनों लैग कर रहे हैं, तीनों की कमी है। इसलिए उनकी बात जो है लोगों तक पहुंचती नहीं है, और पहुंचती है तो उसका असर नहीं होता है। मोदी की गारंटी चल गई, लेकिन कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गारंटी दी कांग्रेस पार्टी ने, वो नहीं चली। मध्य प्रदेश में नहीं चली। इसलिए कांग्रेस जो पिछड़ रही है, और जो चुनाव हो रहे हैं, 3 चरण का मतदान हो चुका है, उसमें आपको जो एक उदासीनता दिख रही है, उसकी वजह यह है कि दोनों पक्ष, ये फिर कह रहा हूं कि पहला चुनाव है ऐसा जिसमें दोनों पक्ष नतीजे के प्रति आश्वस्त हैं, और एक ही नतीजे के प्रति। बीजेपी तो खैर मान ही रही है कि वो सत्ता में वापस आ रही है, मोदी की हैट्रिक लगने जा रही है। कांग्रेस भी कन्विंस्ड है कि मोदी की सरकार तीसरी बार आने जा रही है। वो जो सवाल उठा रही है केवल सीटों की संख्या को लेकर, वो कह रही है 303 जो आई थी 2019 में, उससे कम हो जाएगी। बीजेपी कह रही है उससे बहुत ज़्यादा आएंगी। अब ये इस बहस का अंत तो 4 जून को ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भी कैसे फंसती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को लगा कि 400 पार को आरक्षण से और संविधान से जोड़ दो, तो 400 पार अगर भाजपा को मिलेगा तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि संविधान खत्म कर देगी। ये जो है नैरेटिव चलाने की कोशिश की राहुल गांधी ने, और उसमें फंस गए मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर। कांग्रेस घिरने लगी, लगातार जवाब देना मुश्किल होने लगा कि कांग्रेस जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, उसकी तैयारी कर रही है, और उसका घोषणा पत्र भी इस बारे में संकेत दे रहा है। और मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने जो किया, उससे शक और बढ़ गया होगा लोगों का। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। तुरंत कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई, उसको पता चल गया कि हमारा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा जो है सेल्फ गोल कर दिया है लालू यादव ने। तो कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने अपना बयान बदला और कहा मेरा ये मतलब नहीं था, आरक्षण केवल सामाजिक आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात बोल सके। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। तो करेज भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस लगातार मात खा रही है। उसका नेतृत्व तो ऐसा है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और साख विहीन नेतृत्व जो है वो कभी वोट नहीं दिला सकता, वो कभी जीत नहीं दिला सकता। तो राहुल गांधी को अपना नैरेटिव बदलना पड़ा। कांग्रेस एक नया नैरेटिव लेकर आई है। नया तो नहीं कहना चाहिए, पुराने नैरेटिव को कहना चाहिए कि रिवाइव करने की कोशिश की। आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण पर घिरी तो वो फिर से सैफरन टेरर का मुद्दा लेकर आने की कोशिश की, कसाब का मुद्दा, हेमंत करकरे की हत्या का मुद्दा। ये जो पाकिस्तान कहता रहा कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, वही बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के नेता, और बाकी नेता उसका समर्थन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि जिसने मारा वो महाराष्ट्र पुलिस का सिपाही था और वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो सवाल है, अब देखिए यहीं से क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना शुरू होता है। ये घटना है 26 नवंबर 2008 की। उसके बाद 6 साल आपकी केंद्र में सरकार रही और राज्य में भी सरकार रही। आपने उसके खिलाफ क्या किया? उस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं कराई? उसके अनुसार किसी को सज़ा क्यों नहीं दी? ये इससे आपकी क्रेडिबिलिटी तय होती है कि आप जो आज कह रहे हैं वो आपके जो कर्म हैं उस समय के, और जो आपको मौका मिला था अपनी बात की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने का, वो मौका आप चूक गए। आपने कुछ किया नहीं। तो आपने कुछ किया नहीं तो आप एक झूठा विमर्श जो है खड़ा करना चाहते हैं कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, जिससे मुसलमानों को खुश किया जा सके, जिससे जो है पाकिस्तान को आश्वस्त किया जा सके। समझ में नहीं आता कि आखिरकार जो है कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसी बातें क्यों कहती है जो पाकिस्तान के समर्थन में जाती है। अभी जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ, एक वायु सैनिक मारा गया, चरणजीत सिंह चन्नी,
जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टंट है बीजेपी का, बीजेपी ने इसे कराया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने यानी सरकार ने अपने ही वायुसैनिक को अपने ही सुरक्षा बलों से मरवा दिया। अब इस तरह की बात जो है, जो सामान्य समझ तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा नासमझ व्यक्ति भी बोलने से 100 बार डरेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को फिर लगा, उस पर जो है बीजेपी ने हमला कर दिया कि भाई आप जो है पुलवामा पर शक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर शक करेंगे, आप सेना के अध्यक्ष को गाली देंगे, गली का गुंडा बोलेंगे, तो आप बार बार जो है आतंकवादियों के समर्थन में उनको कवर फायर देने का काम क्यों करते हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जो है सेना का बड़ा सम्मान करते हैं और जो है जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इस तरह की बातें करते रहे। मतलब अपने बयान से पलट गए। चन्नी पलटे, उससे पहले जो है लालू प्रसाद यादव पलटे, और कांग्रेस पार्टी लगातार जो आरक्षण और संविधान को, आजकल राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि जनसभाओं में जाते हैं तो संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं। अब देखिए, मैं फिर क्रेडिबिलिटी का सवाल उठा रहा हूँ। जिस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान को सस्पेंड किया, निलंबित किया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, अगर वो कहती है कि संविधान खतरे में है तो कौन मानने को तैयार होगा। कांग्रेस पार्टी ने 1975 के बाद ऐसा क्या काम किया, ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे ये लोगों को भरोसा हो कि कांग्रेस के सामने फिर वैसा अवसर आएगा तो इमरजेंसी नहीं लगाएगी, संविधान को सस्पेंड नहीं करेगी, लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीनेगी। और बीजेपी, उसके बरक्स आप देखिए, बीजेपी 6 साल जो है अटल जी की सरकार रही, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। 16 साल में ऐसा क्या किया कि संविधान को ख़त्म करने का प्रयास भी किया हो। इसको किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये सच नहीं है। तो यहीं से, इन्हीं बातों से केवल जो है परफॉर्मेंस से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, आपकी बातों से भी, आपके मुद्दों से भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप किस तरह के मुद्दे उठाते हैं और क्या बातें कहते हैं। और वो समय के साथ जब समय बीतता है तो उसके बाद वो साबित होता है कि वो सब बातें जो है निराधार थीं। तब आपकी क्रेडिबिलिटी पर लोगों को शक होने लगता है। तब एक दिन ऐसा भी आता है, वो भेड़िया आया वाली कहानी हो जाती है। भेड़िया आया जो बच्चा बोलता था, और एक दिन सचमुच भेड़िया आया, किसी ने नहीं माना। जब पहले बोलता था पूरा गांव इकट्ठा होता था। वही राहुल गांधी का हाल हो गया है कि वो जिस तरह से संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और लोग इस बात से कन्विंस्ड है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, यानी भेड़िया कभी नहीं आएगा, जिस भेड़िए का डर दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इस चुनाव में आपको जो ये उदासीनता दिख रही है, वो इसलिए कि विपक्ष का जो वोटर है, विपक्ष का जो मतदाता है, समर्थक वर्ग है, वो उसने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो हमारे वोट देने से, हमारे उत्साह दिखाने से, या और कैंपेन में लगने से, रैलियों में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब नतीजा पहले से मालूम हो तो उस नतीजे को बदलने का प्रयास करने के लिए इस तरह का नेतृत्व चाहिए, जो लोगों में भरोसा दिलाए, जो ऐसा सेनापति हो जो जिसकी सेना छोटी हो, बहुत बड़ी सेना से लड़ रहा हो, तब भी ये भरोसा दिलाए कि हम जीत सकते हैं। तो जीत का भरोसा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए आपको ये इस चुनाव में उदासीनता दिख रही है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा मिलने जा रही हैं। एनडीए को जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा मिलने जा रही हैं। थोड़ा चुनाव और बीते तो आपको जो है थोड़ा और स्पष्ट रूप में बताऊंगा कि कितनी बढ़ सकती है। हालांकि एक वीडियो मैंने संडे को बनाया था, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बताने की कोशिश की थी कि कहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, कहाँ घट रही हैं, कहाँ यथास्थिति रहेगी। उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।